एक सड़क पर एक बूढ़ी महिला जा रही होती हैं, जो दिल्ली की सड़कों पर अपने कदमों से जैसे जैसे वो बूढ़ी महिला आगे बढ़ती हैं कि तभी अचानक से एक कार आती है और उन्हें सामने से मार देती है, जिसके बाद मौके पर उस बूढ़ी महिला की मौत हो जाती है। अब जैसे ही उस बूढ़ी महिला की मौत होती है तो जाहिर सी बात है किसी तरीके से उस महिला के परिवार वालों से संपर्क किया जाता है और उन्हें संपर्क करने के बाद वो लोग आते हैं, इस लाश को उठाते हैं, हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, भर्ती कराते हैं, जांच पड़ताल कराते हैं, लेकिन आखिरकार डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद डॉक्टरों ने जब उन्हें मृत घोषित किया तो परिवार वाले उसी बूढ़ी महिला की लाश को लेकर अपने घर पर आते हैं, लेकिन इसी दरमियान उस जगह पर पुलिस पहुंच जाती है। और पुलिस सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाती है क्योंकि उसे कुछ ऐसा उस घर में पूछना था जिसके बारे में पूछना भी बेहद ज़रूरी था, क्योंकि अगर पुलिस नहीं पूछ पाती तो भी बहुत बड़ी दिक्कत थी, और अगर पूछ लेती तो शायद उस घर के परिवार वाले इन पुलिस वालों को उल्टा सीधा कहते और शायद अगर मार भी देती तो भी कोई कम बात नहीं थी, क्योंकि पुलिस ऐसी जानकारी ही पूछने वाली थी जिसके बारे में उस दरमियान उस घर का कोई भी सदस्य इस तरीके की बातें बताने के लिए सक्षम नहीं था। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण पुलिस आज उस जगह पर पहुंचती तो जरूर है, पूरे घर का माहौल देखती है, लेकिन फिर पीछे आ जाती है। और उसके बाद जब वो रूप बनाकर जाती है तो यकीन मानिए दोस्तों, जिस चीज़ के लिए पुलिस दौड़ रही होती है आखिर वही कार्य करके वापस लौटती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद खतरनाक और खौफनाक है कि 1997 में जिस मर्डर को किया जाता है उसका खुलासा 2021 में कैसे होता है, पुलिस के द्वारा किस तरीके से हैरत अंगेज प्लान बनाने के बाद कत्ल के पूरे 23 से 24 साल बाद आखिरकार कातिल को जब पकड़ा जाता है और ये खबर जैसे ही चर्चे में आती है तो यकीन मानिए दोस्तों, पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा भारत चौंक जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि कत्ल के 24 साल बाद जिस कातिल के बारे में जरा सा भी पता नहीं था उस कातिल को पकड़ लिया जाता है। तो ये कहानी दोस्तों अंत तक जरूर सुनिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो शायद हम लोगों को सीबीआई तक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पुलिस ने इस तरीके से 24 साल पुराने कातिल तक को ढूंढ निकाला था। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है अगस्त 2021 का, जब डीसीपी दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 2021 का, जब एक डीसीपी होते हैं सागर सिंह, और सागर सिंह दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है अगस्त 2021 से, जब एक डीसीपी होते हैं सागर सिंह दिल्ली होता है, और वो जैसे ही अपने इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं तो वो सबसे पहले इस पुलिस स्टेशन में जितनी पुरानी सी पुरानी फाइलें रखी होती हैं उसे कुरेदवाते हैं, उसके बारे में जानकारी लगाते हैं और उन सारी फाइलों को अपने टेबल पर मंगवाते हैं और कहते हैं कि मुझे इन हर एक चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए कि किस केस में क्या हुआ और कौन से केस में हमने कातिल को अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाया है। और यही सब जांच पड़ताल के दौरान उनकी नज़र एक फाइल पर पड़ती है, जिस फाइल को वो बेहद गौर से पढ़ रहे होती हैं, क्योंकि ये मामला 10 फरवरी 1997 का रहता है, जब एक व्यक्ति जिसका नाम किशन पाल होता है, और किशन पाल का उस दरमियान एक सड़क पर चाकुओं से गोद करके हत्या कर दिया जाता है। और इस हत्या के बावजूद पूरे 24 साल जब बीत जाते हैं तब तक उस कातिल का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता है। आखिरकार सागर सिंह जी का मन
इसी फाइल पर अटक जाता है और वो कहते हैं कि एक काम करो, किशन पाल के केस को रीओपन करो, इसमें जांच पड़ताल शुरू करो। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कातिल छुपा हो हमारे आसपास ही और हम न देख पा रहे हों, और कातिल जरूर पकड़ा जाएगा। जैसे ही वो ये बात कहते हैं तो उनके जितने भी पैरेलल और जूनियर अधिकारी होते हैं तो एक मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि साहब, इस केस को तो क्लोजर रिपोर्ट लगे हुए भी न जाने कितने दिन हो गए हैं, क्योंकि आज तक इसमें जो कातिल है उसका कहीं कोई पता ही नहीं चल पाता है, ना उसके घर वालों को पता है, ना किसी को पता है। आज तक ये नहीं पता चला कि इस केस का मुख्य कातिल है कौन आखिर। तो वो कहते हैं कि मैं जितना कह रहा हूं उतना करो, हंसो मत और इस पर सीरियस से काम करो और जांच पड़ताल शुरू करो। आखिरकार 2021 में किशन पाल के घर, जिनकी पत्नी का नाम सुनीता होता है, और उसी एड्रेस पर अब पुलिस पहुंचती है सादी वर्दी में। जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो पूछती है कि किशन पाल जी यहाँ रहते थे क्या? तो उनकी पत्नी कहती है कि हाँ रहते थे। आप लोग कौन हैं? मैं तो आप लोगों को नहीं पहचानती हूँ। तो वो कहते हैं कि हम लोग पुलिस से हैं और उनके मर्डर के सिलसिले में कुछ बातचीत करने आए हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात कहते हैं तो उनकी पत्नी जोरों से हंसने लगती हैं और कहती हैं कि जब मैं आपके थाने का इतना चक्कर लगाती रही तब तक तो नहीं पकड़ पाए, अब जब मैं 24 साल इस पूरे केस को हो गए तब आप क्या इस केस के कातिल को पकड़ेंगे? और ये बात कहते हुए वो पुलिस वालों की तरफ देखते हुए हंसने लगती हैं और अंदर आवाज़ देती हैं। उनका एक बेटा होता है जिसकी उम्र भी 24 साल हो चुकी होती है, उसे बुलाती हैं। बेटा बाहर निकल कर आता है तो कहती हैं कि अरे ये देखो, पुलिस वाले आए हुए हैं, तुम्हारे पिताजी के कातिल को अब ये ढूंढेंगे, आज तक तो इन्होंने कुछ कर नहीं पाया। उस पर वो लड़का भी हंसता है और ये भी हंसती हैं। इस परिवार के लिए तो ये मजाक था, लेकिन ये बात पुलिस वालों के लिए किसी अपमान की घूंट की तरह पी जाना था, और चूंकि बड़े अफसर का आदेश था तो जांच पड़ताल करना ही था। आखिरकार पुलिस वाले उनसे, सुनीता से पूछताछ करते हैं तो वो बताती हैं कि एक पार्टी हुई थी, एक रामू नाम का व्यक्ति होता है, उसी के घर पर एक पार्टी होती है, उसी पार्टी में किशन पाल गए होते हैं और उसी दिन से किशन पाल की रास्ते में चाकू गोद कर हत्या होती है। तब से आज तक रामू का कहीं कोई पता नहीं चला और न ही इस केस के कातिल का। अब पुलिस रामू के बारे में पता करने की तमाम कोशिश करती है तो आखिरकार किसी तरीके से रामू के एक दोस्त का पता चलता है। जब दोस्त से किशन पाल मर्डर केस के बारे में पूछा जाता है तो बातों को घुमाने लगता है और तमाम तरीके की बातें बनाता है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार रामू के दोस्त ने इस पूरे केस के बारे में बहुत कुछ तो नहीं बताया, लेकिन बताया कि रामू का एक भाई हुआ करता था जो दिल्ली में रहता था और दिल्ली के ओखला इलाके में रहता था, वहाँ पर आप पता करिए तो शायद कुछ पता चल पाएगा। आखिरकार इसकी निशानदेही पर किसी तरीके से रामू के भाई का पता लगाया गया और जैसे ही पुलिस उस जगह पर पहुंचती है तो सामने देखी है कि रामू के भाई के घर पर तमाम तरीके के लोग जुटे हुए हैं और उसके घर पर रोना पीटना पड़ा हुआ है। अब इसे देखते ही पुलिस भांपती है मौके की नजाकत और सामने पहुंचती है और पूछती है कि क्या हुआ, इस तरीके से आप लोग रो क्यों रहे हैं? तो पता चलता है कि रामू की माँ का रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुका है। अब पुलिस यहाँ इस केस की जांच करने और रामू के बारे में पता करने आती है, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल पाता है। आखिरकार पुलिस उस दिन ये सब बात पूछना मुनासिब नहीं समझती है और वापस चली जाती है। फिर 2 से 3 दिन के बाद वो आती है और कहती है कि इस रोड दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उन्होंने एक बीमा करा रखा था, लेकिन उस बीमा को हम आपको दें उससे पहले आपको एक ऐसा काम करना होगा कि इस परिवार के सारे सदस्यों के बारे में जानकारी देनी होगी और सबको बुलाना पड़ेगा। जब सबके बारे में इंट्रोडक्शन रामू के बड़े भाई ने दिया तो उसमें पुलिस ने एक सवाल किया कि ये रामू कौन है, इसका भी नाम आ रहा है। तब उसने बताया कि आज से लगभग 24 साल हो चुके हैं, रामू के बारे में कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन हाँ उसका एक बेटा था जो फर्रुखाबाद में रहता था जिसका नाम आकाश था। अब पुलिस के लिए इतना भी क्लू काफी था और किसी तरीके से उस जगह का बारे में पता किया जाता है तो कहीं कोई पता चल नहीं पाता है। फर्रुखाबाद में पुलिस अपनी टीमों को एक्टिव कर देती है, जांच पड़ताल करने लगती है, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चलता है। अब पुलिस ने एक तरकीब अपनाया कि क्यों ना आकाश नाम से फर्रुखाबाद में
ट्राई किया जाए कि कितने लोग फेसबुक पर एक्टिव हैं। अब उसी तरीके से धीरे धीरे सर्च किया जाता है, क्योंकि आकाश को रामू के भाई अच्छे तरीके से पहचानते थे। उनकी मदद से तमाम तरीकों पर फिल्टर लगाते लगाते किसी तरीके से 2 आईडी, जिसमें एक नंबर फर्रुखाबाद से लिया जाता है और वो लखनऊ में आकाश के नाम से चल रही होती है, और उन्हीं दोनों पर मोहर लगाई जाती है। आखिरकार पुलिस किसी तरीके से उसी फेसबुक आईडी की मदद से आकाश तक पहुंचती है। अब आकाश तक पहुंचने के बाद उसे पूरी जानकारी दी जाती है कि तुम्हारी दादी सड़क दुर्घटना में मर गई, और ऐसा ना हो जाए कि जो पैसे रकम मिलने वाले हैं उसके लिए उसकी सारी रकम कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बड़े पिताजी खा जाएं और तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं मिले। तो वो कहता है, साहब मैं क्या करूं, मेरे तो थोड़े दिन पहले इसी लखनऊ के राजाजीपुरम में मुलाकात तो हुई थी, लेकिन मेरे पिता का नाम अशोक यादव है। अब ये रामू कौन है इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। आखिरकार पुलिस थकार कर कहती कि किसी तरीके से मुझे उनसे मिलवाने की कोशिश करो। तो बताता है कि इस जगह पर रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं। पुलिस उस जगह पर पहुंचती है उसके बारे में, लेकिन उसे ये नहीं बताती कि तुम्हारी माँ मर चुकी है और हम उसके इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं। पुलिस उसे ये बताती है कि तुम बहुत दिनों से रिक्शा चलाते हो, तो हम रिक्शा की एक कंपनी खोलना चाहते हैं, उसके बारे में तुमसे राय लेंगे और तुम्हें अच्छा खासा पैसा देंगे। इस पर रामू भी थोड़ा लालच में आ जाता है, लेकिन अब रामू रामू नहीं रह चुका होता है। अब रामू का नया नाम होता है अशोक यादव, और अशोक यादव को किसी तरीके से जब उसका कागज मांगा जाता है तो हर जगह अशोक यादव लिखा होता है। अब पुलिस ये नहीं वेरीफाई कर पा रही थी कि ये रामू है या अशोक यादव है। पुलिस भी चकमे में थी। आखिरकार किसी तरीके से किशनपाल की पत्नी को बुलाया जाता है लखनऊ, और वो भी ये आखिरी कोशिश में पुलिस की मदद करती हैं। और जैसे ही लखनऊ आती हैं तो सामने रामू को देखते ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती हैं, क्योंकि यही होता है उस 10 फरवरी 1997 को हुए किशनपाल की मौत का असली कातिल रामू। अब पुलिस को जैसे ही पता चलता कि रामू यही है, पुलिस आनंद फानंद में उसे गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूरे राज उगलवाए जाते हैं तो वो बताता है कि उस समय किशनपाल लॉटरी का धंधा करता था, जिसमें वो ढेर सारे पैसे कमाया करता था, और उस दिन उसने बहुत सारे पैसे कमाए थे, और इन्हीं पैसों की वजह से मैंने उसे पार्टी दिया, और पार्टी देने के बाद जब वो पैसे को लेकर वापस घर नहीं जा पा रहा था तो मैंने उसे रास्ते में रोका, उससे कुछ पैसे छीनने की कोशिश की। इसी बीच हम दोनों की झड़प हुई, और आखिरकार मैंने चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी, और सारे पैसे लेकर मैं वहाँ से रफू चक्कर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों एक नए डीसीपी की वजह से इस पूरे 24 साल पुरानी केस का खुलासा होता है, और अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो मुर्दे से भी उसका पता जरूर पूछ सकती है। ये थी दोस्तों आज के जुर्म की वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।